गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी रदरफोर्ड का अल्फा रीडर प्रयोग और उसके बाद में आपको बताया गया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उनकी कमियां। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा रहा था, जिसमें थोड़ा सा आपको मैं रिकेप करा दे रहा हूं कि रदरफोर्ड के अल्फा विकिरण प्रयोग में आपको कल बताया गया था कि रदरफोर्ड ने जो है सन 1911 ईस्वी में जो है एक प्रयोग किया था, जिसमें क्या किया था, उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली थी और उस पर क्या किया था, उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। तो जिसमें कुछ निष्कर्ष निकले थे, जिसमें क्या होता था कि कुछ अल्फा कण क्या होते थे, उस सोने की पतली पन्नी को भेद करके आगे की ओर पार करके उसको निकल जाते थे। कुछ अल्फा कण ऐसे होते थे जो अपने मार्ग से क्या होते थे, विक्षेपित हो जा रहे थे, और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो नाभिक तक जा करके वहां से क्या होते थे, वापस लौट आते थे। तो ये तो बात हो गई रदरफोर्ड के अल्फा विकिरण प्रयोग की, जो कि कल आपने पढ़ा था। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? निल्स बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। हेडिंग डालेंगे बोर का परमाणु मॉडल। क्या था बोर का परमाणु मॉडल? देखेंगे कि सन 1913 ईस्वी में जो है क्या बताएंगे कि सन 1913 ईस्वी में नील्स बोहर ने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को के जो दोष थे उनको दूर करने के लिए एक परमाणु मॉडल बनाया, जिसे जो है हम क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या बताएंगे? सन 1923 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए एक परमाणु मॉडल बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, या जिसे हम बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब जो परमाणु मॉडल बनाया था नील्स बोर ने, उसमें कौन कौन से तथ्य थे उनको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में गति करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में गति करते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में जब गति करते हैं, तो गति करते हुए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो स्थिर जो कक्षाएं होती हैं, तो इन स्थिर कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय जो संवेग होता है वो क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्या बताया कि जो स्थिर कक्षाओं के लिए, जो स्थिर कक्षाओं में जिनमें जो है नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है बेटा, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। क्या बताएंगे कि सन 1923 ईस्वी में नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए एक परमाणु मॉडल बनाया, जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। आगे बताएंगे कि इस मॉडल के अनुसार जो है कुछ तथ्य निकले। उनमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों स्थिर कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं, वो क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि स्थिर कक्षाओं के लिए, जिन स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
mvr/nh/2 क्या बनेगा? mvr इक्वल टू nh/2। क्लियर है? जहां पे यहां देख देंगे, जहां m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो m इक्वल टू क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आगे क्या है? v, तो v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। इसके बाद में देखेंगे h, सॉरी r, m हो गया, v हो गया। अब देखेंगे r, तो r क्या है? r आपको पता है रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। काहे की त्रिज्या होगी? इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, मतलब चारों ओर घूम घूम के चक्कर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी। r क्या हो जाएगी? वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी। r को पता है कि r क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब घूम घूम करके चक्कर लगाते हैं, जिससे क्या होता है? वृत्त बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगा। r क्या हो जाएगा बेटा? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। क्लियर हो गया? m क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या हो गया? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अब आगे देखेंगे nh, जिसमें जो h है वो क्या है? प्लांक नियतांक। h क्या है? प्लांक नियतांक। जिसकी वैल्यू कितनी होती है? प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड, या जूल सेकेंड क्या होगी? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है? m हो गया, v हो गया, r हो गया, h हो गया। h हमने बताया प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब आगे देखेंगे क्या बचा? n बचा। क्या बचा? n बचा। तो n जो है, ये वाला n, ये n क्या है? ये है मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया? अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। क्या बताया इस पॉइंट में? हमने क्या बताया कि जो है स्थिर कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय जो संवेग होता है वो क्या होता है? जो है h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जिससे ये फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? mvr इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है? nh/2π, जहां पर m इलेक्ट्रॉन का वेग, v जो है v क्या है? इलेक्ट्रॉन, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r मुख्य पथ की त्रिज्या है, m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या है, h क्या है? प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर हो गया? अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो निष्कर्ष निकला वो क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है। क्या बताया अगले पॉइंट में? कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या करता है? ऊर्जा अवशोषित करता है। मतलब क्या हुआ कि जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित करता है। ये उन्होंने बताया। आगे क्या बताया कि यदि कक्षों की जो है ऊर्जा को जो है अगर हम क्या करें? E1 और E2 से प्रदर्शित किया जाए। क्या बताया कि यदि कक्षों की जो ऊर्जा है उसको अगर हम E1 और E2 से प्रदर्शित करें तो क्या होगा?
ऊर्जा स्तर E2 से E1 में जाने पर उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति V है। अगर ऊर्जा से जाने के लिए जो है उत्सर्जित विकिरण की जो आवृत्ति अगर हम उसको क्या मान लें, V मान लें, तो फॉर्मूला क्या बनता है, डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1। ये क्या है, E2 और जो E1 है ये क्या है, जो है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा के लिए जो ऊर्जाएं हैं वो हैं क्या, E1 और E2 हैं। तो इनको क्या किया गया है कि ऊर्जा, अगर कक्षों की जो ऊर्जा है उनको अगर हम क्या मान लें, E1 और E2 मान लें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1। जहां और आपको पता है कि डेल E जो है वो बेटा क्या होता है, डेल E इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है HV। डेल E इक्वल टू क्या होता है, HV। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डेल E की जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल E की जगह क्या लिखते हैं, HV इक्वल टू E2 माइनस E1। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, V निकालना है, वृत्तीय तत्व के लिए जो है आवृत्ति निकालना है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपान H। क्लियर हो गया। इस समीकरण जो ये समीकरण निकल करके आई, इस समीकरण को बोर का आवर्त नियम कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बोर का आवर्त नियम क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है। आगे बताएंगे, यदि कक्षों की ऊर्जा को जो है E1 और E2 से प्रदर्शित किया जाए तथा ऊर्जा स्तर E2 से E1 में जाने पर उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति V है, तो क्या होता है, डेल E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है क्या, E2 माइनस E1। और डेल E जो है वो इक्वल होता है किसके, HV के। और HV अब हम क्या करेंगे, जब डेल E इक्वल टू क्या होता है, HV होता है, तो इस मामले में डेल E की जगह पे हमने क्या किया, HV लिख दिया, और HV इक्वल टू क्या हो गया, E2 माइनस E1 हो गया। और तो हम अब क्या करेंगे, V निकालना है आपको, तो V इक्वल टू क्या हो गया, E2 माइनस E1 अपान H हो गया। इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, बोर का आवर्त नियम। क्या बोलते हैं, बोर का आवर्त नियम, इसको बोलते हैं। मतलब क्या बताया गया, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ठीक है, और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और आगे आपको ने क्या बताया कि ऊर्जा की जो कक्षा की जो ऊर्जा है उसको जो है अगर हम E1 और E2 से प्रदर्शित करें तो उसके लिए क्या होगा, V इक्वल टू E2 माइनस डेल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। और फिर क्या किया, गले की जगह पे ये वैल्यू पुट करके ये वैल्यू हमने V के लिए निकाल लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोर का आवर्त नियम कहते हैं। अब तो ये तो हो गया बेटा बोर का परमाणु मॉडल। अब देखेंगे बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। देखेंगे बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो इसमें बताएंगे कि बोर के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो निम्नलिखित हैं। और क्या बताएंगे कि इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती है। क्या पहली कमी क्या निकल के आई कि इस जो है परमाणु मॉडल के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती है। मतलब जिस परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो उसी की जो है स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। दूसरी कमी क्या थी बेटा इस मॉडल में कि इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और इसके बाद में तीसरी जो कमी थी वो क्या थी, इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम की रेखाओं पर चुंबकीय प्रभाव या जीमेन इफेक्ट की व्याख्या नहीं की जा सकी।
मतलब इस परमाणु मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम की रेखाओं पर जो है चुंबकीय प्रभाव या जीमिन इफेक्ट की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस कारण जो है ये जो बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां आपको बताई गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।